हाय मित्रों, मैं अनिल कुमार, संचालक अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे इसके बारे में जानना है। और यह टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपका क्या होता है कि 12वीं के एग्जाम में और इसके अलावे आपको जो ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं उसमें भी, और इसके अलावे आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उस कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, इस प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के हमारे पास 3 स्रोत हैं। एक जो है वो आपको साहित्यिक स्रोत है, एक जो है वो आपको पुरातात्विक स्रोत है, और एक जो है क्या है, विदेशी यात्रियों के विवरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो हमारे पास स्रोत है वो 3 है। एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत और एक विदेशी यात्रियों का विवरण। फिर आगे चलकर साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे। एक है आपको धार्मिक साहित्य और एक जो है वह हमारा धर्मेतर साहित्य, या इसी को कहा जाता है लौकिक साहित्य। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य कहने का मतलब हुआ कि धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य। फिर आगे चलकर धार्मिक साहित्य को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक जो है हमारा ब्राह्मण साहित्य, एक है बौद्ध साहित्य, एक है जैन साहित्य और एक है महाकाव्य। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य का सबसे पहले। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य में हम सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वेद के बारे में। तो देखिए, वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, और वेद का जो अर्थ होता है वो होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। यानी कि वेद शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृत भाषा के वेद शब्द से हुई है, और इसका जो अर्थ होता है वह होता है पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान। तो आपका यहाँ से प्रश्न उठेगा कि सर वेद जो है वो कितने हैं? तो देखिए, वेद जो है इसकी संख्या जो है वो आपको 4 है। याद रखिएगा कि वेद की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो 4 वेद कौन कौन है? एक है ऋग्वेद है, ठीक है, एक यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। यानी कि वेद की संख्या जो है वो आपको 4 है। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है वेदांत के बारे में। तो वेदांत की जो संख्या है वह आपको 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक है, फिर है उपनिषद, इसकी संख्या जो है 108 है। ठीक है, आइए इसके बाद कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ है, अर्नायक है, पुराण है। तो पुराण की जो संख्या है वो आपको 18 है। स्मृतियाँ है, तो इस सब को क्या है कि आपको ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत रखा गया। तो देखिए, तो सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आते हैं? वेद हो गया, वेदांत हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अर्नायक हो गया, पुराण हो गया, स्मृति हो गया, और भी बहुत सारे ग्रंथ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नंबर कुछ चीजों का याद रखेंगे। जैसे वेद, इसकी संख्या जो है 4 है, वेदांत इसकी संख्या जो है 6 है, उपनिषद इसकी संख्या जो है 108 है, और पुराण की संख्या जो है 18 है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्या कहते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है इसके बारे में हम बात किए हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होगा कि आपको अगला टॉपिक जो हमारा होगा तो वह वेद स्पेशल होगा, वेदांग स्पेशल होगा, उपनिषद स्पेशल होगा, ब्राह्मण ग्रंथ स्पेशल होगा, अर्नायक स्पेशल होगा। ठीक है, पुराण के बारे में अलग से पढ़ेंगे, स्मृति या सबके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है कि आपको मतलब नंबर जानना है, अर्थात इसका बेसिक जानना है। ठीक है, फिर आइए अगला जो है हमारा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वह है बौद्ध साहित्य। तो सबसे पहले याद रखिए कि बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख है वह है पिटक। क्या है? पिटक। यानी कि बौद्ध साहित्य में क्या है कि जो पिटक है वह सबसे प्रमुख है, और पिटक की जो संख्या है वह आपको 3 है। कितनी है? 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, और इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। यानी कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इस तीनों को संयुक्त नाम हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो त्रिपिटक यानी कि पिटक का अर्थ होता है टोकरिया। तो बौद्ध धर्म में क्या है कि ज्ञान की 3 टोकरियां है। कौन कौन है? तो आपको सूत पिटक, विनय पिटक और कौन है? अभिधम पिटक है। क्या है? अभिधम पिटक। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है कि पिटक की संख्या कितनी है? तो 3 है, और इस पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको दीपवंश है, महावंश है। तो दीपवंश और महावंश से हमें क्या होता है कि श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है आपको जातक कथाएं। तो इस जातक कथाएं से क्या होती है कि हर धर्म में पुनर्जन्म की बात कही गई है। तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कहानी है उसका वर्णन जो है वो आपको जातक कथाएं में। ठीक है, इसके अलावा है मिलिंद पन्हो। क्या है? मिलिंद पन्हो। तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिलिंद पन्हो है क्या। तो मिलिंद पन्हो जो है एक बौद्ध साहित्य है, जिसमें क्या है कि बौद्ध गुरु नागार्जुन, ठीक है, क्या है? बौद्ध गुरु नागार्जुन और आपको क्या कहते हैं हिंदू यूनानी शासक जो है मिनांडर, इनके बीच जो वार्तालाप हुई है। ठीक है, इन्हीं वार्तालाप का जो संग्रह है वो आपको किसमें है? देखिए, तो ये जो मिलिंद पन्हो है, तो इस मिलिंद पन्हो में क्या है कि आपको
यानी कि हिंद यूनानी जो शासक थे मिनांडर और बौद्ध धर्म के जो गुरु थे वो थे नागार्जुन। तो इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और आपको नागार्जुन के द्वारा जो दिए गए उत्तरों का संग्रह है वो आपको किसमें, मिलिंद पर्णों में। क्या इसके अलावा है अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय में क्या है, तो अंगुत्तर निकाय में यानी कि जो 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बुद्ध चरित्र है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारियां हमें मिलती है। इसके अलावा ललित विस्तार है, महापरिनिर्वाण सूत्र है, महावस्तु है। तो ये सब क्या है, तो आपको बौद्ध साहित्य है। तो यहाँ पर हम एक बार रिकॉल करेंगे इसको कि बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख है वो कौन है, पिटक। और पिटक की संख्या कितनी है, 3 है। तो वो 3 पिटक कौन कौन है, तो एक जो है वो आपको सुत पिटक है, एक है विनय पिटक और एक है अभिधर्म पिटक। और इन तीनों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है और इस त्रिपिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न उठेगा कि ये जो त्रिपिटक है क्या है, त्रिपिटक है। ठीक है, तो त्रिपिटक का बौद्ध साहित्य में क्या स्थान है, तो देखिए त्रिपिटक का बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख स्थान है। इसके अलावा आपको दीपवंश, महावंश जिससे हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जातक कथाएं जिससे हमें क्या होती है कि गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी के बारे में पता चलता है, मिलिंद पर्णों इसमें क्या है कि आपको हिंद यूनानी शासक जो थे मिनांडर और आपको क्या बोलते हैं कि बौद्ध धर्म के जो गुरु थे नागार्जुन, इनके द्वारा क्या है जो वार्तालाप हुई, इस वार्तालाप के बारे में हमें जानकारी मिलती है। क्योंकि हिंद यूनानी शासक जो मिनांडर थे उन्होंने क्या किया था कि बौद्ध धर्म में उन्हें जानने की जिज्ञासा हुई कि बौद्ध धर्म आखिरकार है क्या। तो उन्होंने बौद्ध गुरु जो नागार्जुन थे उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो नागार्जुन ने इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो इस मिलिंद पर्णों में नागार्जुन के द्वारा दिए गए उत्तर और आपको मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या है, संग्रह है। फिर हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की हमें जानकारी मिलती है। फिर है आपको बुद्ध चरित्र, इसमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है। इसके अलावा ललित विस्तार, महापरिनिर्वाण सूत्र, महावस्तु। तो ये सभी जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में एक मील का पत्थर क्या हुआ है, साबित हुआ है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, याद रखिएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य की जो भाषा थी वो आपको प्राकृत थी। ठीक है, तो जैन साहित्य में जैसे आगम के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगे, तो आपको अंग आएंगे, उपांग आएंगे, प्रकीर्ण आएंगे, पर्व आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंग की संख्या कितनी है, तो 12 है। उपांग की संख्या कितनी है, 12 है। प्रकीर्ण की संख्या कितनी है, 10 है। और पर्व की संख्या कितनी है, 14 है। तो देखिए अंग, उपांग, प्रकीर्ण और पर्व इस सबको संयुक्त रूप से मिलाकर क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। लेकिन इस आगम के अलावे अन्य जैन साहित्य भी है, जैसे भद्रबाहु चरित हो गया, आचारांक सूत्र हो गया। और आचारांक सूत्र के बारे में तो कितना बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि आचारांक सूत्र का संबंध जो है वह किस धर्म से, तो आचारांक सूत्र का संबंध जो है वो आपको जैन धर्म से। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा भगवती सूत्र, तो भगवती सूत्र से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि 16 महाजन पदों की जानकारी किस जैन साहित्य से मिलती है, तो 16 महाजन पदों की जो हमें जानकारी मिलती है वो भगवती सूत्र से मिलती है। इसके अलावा आपको हरिवंश पुराण हो गया, कल्प सूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्व हो गया, आवश्यक सूत्र हो गया। तो ये सब क्या है, तो आपको जैन साहित्य है। क्या है, जैन साहित्य। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैन साहित्य को कहा किया जाता है आगम। और इस जैन साहित्य आगम की जो भाषा थी वो क्या थी, तो प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत थी। लेकिन इसके अलावा अन्य जो जैन साहित्य है उसमें भद्रबाहु चरित्र, आचारांक सूत्र, भगवती सूत्र, हरिवंश पुराण, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्व, आवश्यक सूत्र इत्यादि है। ठीक है, अब आइए अब हम बात करते हैं धार्मिक साहित्य के अंतर्गत एक महाकाव्य के बारे में भी जानना है। तो महाकाव्य जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या है कि यह भी एक प्रमुख ग्रंथ है। तो इस महाकाव्य में आपको रामायण और महाभारत जो है इसका स्थान जो है विशेष है। ठीक है, तो रामायण इसके जो रचनाकार थे, थोड़ा सा याद रखिएगा कि रामायण के जो रचनाकार थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कि महर्षि वाल्मीकि का मूल नाम क्या था, तो इनका जो मूल नाम था वो रत्नाकर था। क्या था, रत्नाकर। फिर बात करते हैं महाभारत की। तो महाभारत के जो लेखक थे वो महर्षि वेदव्यास थे। और महाभारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है कि आपको महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य। तो यहाँ से 2 चीज याद रखेंगे कि रामायण के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, महाभारत के रचनाकार कौन है, तो वेदव्यास है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न एक और उठता है कि ये जो महाभारत है इसके जो लेखक है वो तो महर्षि वेदव्यास है। तो वेदव्यास आखिरकार है क्या, तो वेदव्यास एक उपाधि है। क्या है, उपाधि। याद रखिएगा कि वेदव्यास क्या है, एक उपाधि है। तो 28वें वेदव्यास जो थे उन्होंने क्या किया था कि महाभारत की रचना की थी। तो यहाँ से हमने क्या जाना
कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के जो साहित्यिक स्रोत थे और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो धार्मिक साहित्य था, इस धार्मिक साहित्य के बारे में हम क्या किए जाने हैं। लेकिन अब जो हमें जानना है वो क्या जानना है, धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य। तो धर्मेतर साहित्य कहने का मतलब क्या हुआ कि वह साहित्य जिसकी रचना धार्मिक साहित्य के बाद हुई है और उसका संबंध जो है धर्म विशेष से नहीं है। ठीक है, तो आइए ये जो धर्मेतर साहित्य है, इस धर्मेतर साहित्य को भी क्या किया गया है कि 3 वर्गों में बांटा गया है। एक जो है आपको ऐतिहासिक ग्रंथ, दूसरा जो है अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा जो है वह है आपको जीवनी ग्रंथ। तो देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, अर्थशास्त्र की। ठीक है, उसके बाद रातरंगिनी, रसमाला, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश और भी बहुत सारे क्या है ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो ये जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह कौन है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वह चाणक्य है और इन्हीं चाणक्य का जो अन्य नाम है वह है कौटिल्य, या इन्हीं का एक अन्य नाम है जो है विष्णुगुप्त। तो चाणक्य जो थे, आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, गुरु और प्रधानमंत्री थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के सहयोग से क्या किया था कि आपको मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए, तो देखिए चाणक्य हो गए, चाणक्य ऑप्शन में रहे तो कौटिल्य, कौटिल्य नहीं रहे तो विष्णुगुप्त। ठीक है, और अर्थशास्त्र से हमें जानकारी किसकी मिलती है, तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्य युगीन जो समाज है उस मौर्य युगीन समाज के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, आइए फिर हम बात करते हैं रातरंगिनी। तो रातरंगिनी के जो लेखक है वह है कलहन। क्या है, कलहन। और इस रातरंगिनी से हमें कश्मीर प्रदेश के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है, अर्थात कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको भी याद रखना है। फिर है रसमाला। तो ये रसमाला जो है इसके लेखक जो है वो आपको कौन है, तो रसमाला के जो लेखक है वह आपको सोमेश्वर है। कौन है, सोमेश्वर है। फिर है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के जो लेखक है वह मेरुतुंग है। कौन है, मेरुतुंग। फिर है प्रबंध कोश, इसके जो लेखक है वह आपको राजशेखर है। क्या है, राजशेखर है। देखिए तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हो गए। कौन हो गए, चाणक्य। रातरंगिनी के लेखक कौन हो गए, कलहन। रसमाला के लेखक कौन हो गए, तो आपको यानी कि सोमेश्वर हो गए। प्रबंध चिंतामणि जो है इसके लेखक कौन हो गए, तो मेरुतुंग हो गए। और प्रबंध कोश के लेखक कौन हो गए, तो राजशेखर हो गए। तो इन जो क्या कहते हैं विद्वान थे, इनके द्वारा जो लिखित कृतियां थी, इस कृतियां से हमें क्या होती है कि प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में। तो अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में मुद्रा राक्षस आता है। क्या आता है, मुद्रा राक्षस। इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम आता है, अष्टाध्यायी आता है, महाभाष्य आता है, मालविका अग्निमित्र आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस के। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक है वो आपको विशाखा दत्त है। कौन है, विशाखा दत्त है। और इससे हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। फिर है देवी चंद्रगुप्तम। तो देवी चंद्रगुप्तम के जो लेखक है वो आपको कौन है, तो इसके जो लेखक है वह भी आपको विशाखा दत्त है या विशाखा दत्त है। और इनके जो कृति है देवी चंद्रगुप्तम, इनसे हमें क्या होती है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है एक अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी जो है संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक, याद रखिएगा कि अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। और इस अष्टाध्यायी से हमें क्या होती है कि आपको यानी कि क्या कहते हैं मौर्यकालीन जो हमारा समाज है उस मौर्यकालीन समाज या इससे पहले के इतिहास के बारे में भी क्या होती है, जानकारी मिलती है। फिर है महाभाष्य। तो महाभाष्य के जो लेखक है योग सूत्र के जनक पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। और इस महाभाष्य से हमें क्या होती है कि शुंग वंश के जो इतिहास है उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर मेरा जो अगला जो कृति है वह है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, या मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र में मालविका जो है एक क्या कहते हैं दासी की पुत्री रहती है जो वेश्या रहती है। क्या रहती है, वेश्या रहती है। और एक जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा जिसका नाम रहता है अग्निमित्र। ठीक है, जो कि एक शासक रहते हैं। तो इस मालविका अग्निमित्र के जो लेखक है कालिदास। तो कालिदास ने इस मालविका अग्निमित्रम में किसकी चर्चा की है, तो इसमें मालविका और अग्निमित्र के जो अथक प्रेम कहानी है, इस अथक प्रेम कहानी की जो चर्चा है वो किस पुस्तक में है, मालविका अग्निमित्र में। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि मालविका अग्निमित्र के जो लेखक है वह कौन है, तो मालविका अग्निमित्र के जो लेखक है वो आपको कालिदास है। कौन है, कालिदास है। और इसमें किसकी चर्चा है, तो मालविका नामक वेश्या और आपको शुंग वंश के जो शासक थे अग्निमित्र, उसके प्रेम कहानी की क्या है, चर्चा की गई। ठीक है, तो ये अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ को भी आप जान गए। अब है आपको जीवनी ग्रंथ। जीवनी ग्रंथ में हमें जानना है सबसे पहले किसके बारे में, बुद्ध चरित्र के बारे में। तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक है वह आपको कौन है, तो वह है अश्वघोष। कौन है, अश्वघोष है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक में क्या है कि गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, आइए दूसरा पुस्तक है हर्षचरित।
तो हर्षचरित के जो लेखक है बाणभट्ट, और ये बाणभट्ट होते कौन है? तो बाणभट्ट जो है वो आपको हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इन्होंने अपने राजा के जीवन चरित्र का जो उल्लेख किया वो किस पुस्तक में किया है? हर्षचरित में, ठीक है। उसके बाद है विक्रमांक देव चरित्र, ठीक है। तो ये जो विक्रमांक देव चरित्र है इसके जो लेखक है बिल्हन है। कौन है? बिल्हन है। और इसमें क्या है कि विक्रमादित्य जो राजा रहते हैं उस विक्रमादित्य राजा के जीवन चरित्र जो है इसकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। फिर है आपको पृथ्वीराज विजय। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो आपको जयानक है। याद रखिएगा कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। कौन है? जयानक है। और इसमें क्या है? तो पृथ्वीराज के जीवन संबंध और इसके जो उपलब्धियां है उस उपलब्धियां का वर्णन किया गया है। फिर है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वह चंद्रवरदाई है। कौन है? चंद्रवरदाई। और इस पृथ्वीराज रासो में क्या है कि आपको यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो होते हैं उस पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र और उनके उपलब्धियों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीवनी ग्रंथ हो सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत की। तो देखिए सबसे पहले पुरातत्व हम कहते हैं किसको? तो पुरातत्व जो है वह संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ही होता है प्राचीन सामग्री। क्या होता है? प्राचीन सामग्री। तो पुरातत्व हम कहते हैं किसको? तो देखिए पूरा तत्व, पूरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब सामग्री, अर्थात प्राचीन सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। क्या? तो आपसे अगर परिभाषा पूछा जाएगा पुरातत्व की तो आप क्या कहिएगा? तो उत्खनन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तुओं की खुदाई करके अपने अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का क्या कर सकते हैं? ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत आते क्या थे? जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, भग्नावशेष हो गया, खंडर हो गया, आवर्तन हो गया, क्या गुहालेख हो गया, मृद भांड हो गया, क्या तो बहुत सारे ऐसे चीजें, ठीक है, जिसको हम पुरातत्व के अंतर्गत रख सकते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं? अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, भग्नावशेष हो गया, खंडर हो गया, बर्तने हो गया। तो ये सब क्या है कि आपको पुरातात्विक चीजें है। कैसी चीजें हैं? पुरातात्विक चीजें। और ये चीजें हमें कहाँ से मिली है? तो धरती के गर्भ की खुदाई करके, क्या या सिक्के हो गए तो सिक्के को भी हम क्या कर सकते हैं कि आपको पुरातात्विक वस्तुओं के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण की, ठीक है। तो कुछ विदेशी यात्री जो है उनके विवरण से भी हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में आप लोग सुने होइएगा कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया था? तो आपको 305 में। कितना में आया था? 305 बीसी में। और यह रहा था कब तक? तो आपको 298 बीसी तक। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो थे 305 ईसा पूर्व में आया और 298 ईसा पूर्व तक क्या किया था? रहा था। और इस दौरान इसने अपनी एक कृति लिखी थी, यानी अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज का, ठीक है। फिर है कि इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्यकालीन समाज के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। फिर एक प्रश्न पूछेगा कि ये जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। रहा कब तक था? 298 ईसा पूर्व तक। आइए अब हम बात करते हैं फाहियान का। तो फाहियान जो था चीन का एक बौद्ध यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का एक बौद्ध यात्री था। फाहियान कहाँ का यात्री था? तो चीन का एक बौद्ध यात्री था। और यह भारत जो आया था वह आपको गुप्त वंश के जो राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते थे, इसी विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उनके दरबार, सॉरी क्या कहते हैं, हाँ, कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे या विक्रमादित्य थे उन्हीं के दरबार में फाहियान जो था वह आपको 399 ईस्वी में आया था और 414 ईस्वी तक रहा था। कितना ईस्वी तक रहा था? 414 ईस्वी तक रहा था। देखिए ध्यान से सुनिए कि 399 में फाहियान आया और 414 ईस्वी तक भारत रहा था। और इस दौरान इसने क्या किया था कि आपको जो तत्कालीन भारतीय समाज था उस तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा। तो फाहियान के जो विवरण है उस फाहियान के विवरण से भी हमें क्या होती है कि हमारे जो प्राचीन समाज है या हमारे जो प्राचीन क्या कहते हैं कि इतिहास है उस प्राचीन इतिहास के बारे में भी हमें क्या होती है? जानकारी मिलती है। अब आइए अब हम बात करते हैं संयुगन का, ठीक है। तो संयुगन जो था वो आपको भारत आया था 518 ईस्वी में। कितना ईस्वी में आया था? 518 ईस्वी में। और 521 ईस्वी तक यह भारत आता था। यह भी आपको चीन का यात्री था, ठीक है। तो इनके भी जो लेख है उन लेख से हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
फिर दूसरा जो है वह है हेनसांग। तो आइए, तो हेनसांग के बारे में आपको जानना है कि हेनसांग भी जो है वह चीन का ही क्या था, एक बौद्ध यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का ही एक बौद्ध यात्री था। कौन? हेनसांग। कौन? हेनसांग, ठीक है। और यह संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय में भी क्या किया था, अध्ययन किया था, ठीक है। और यह भारत आया था आपको बौद्ध धर्म की जो प्रतिया है उस प्रतिया को एकत्रित करने के लिए, ठीक है। तो ये जो हिंसांग था यह किसके दरबार में आया था? तो यह आपको हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है सीयूकी, ठीक है। याद रखिएगा कि इसके जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी, ठीक है। तो इस सीयूकी से भी हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा, हिंसांग कहाँ का यात्री था? तो चीन का एक बौद्ध यात्री था। क्या था? चीन का एक बौद्ध यात्री था। हिंसांग जो था भारत कब आया था? तो हिंसांग भारत जो आया था 629 में। याद रखिएगा, हिंसांग भारत कब आया था? 629 में। और 644 ईस्वी तक ये क्या हुआ था, भारत में रहा था। इस दौरान इसने क्या किया था कि अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम क्या था? सीयूकी। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी क्या किया था, गहनता से लिखा था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय जो था उस समय क्या था, शिक्षा का सबसे महान केंद्र हुआ करता था। तो यहाँ से प्रश्न पूछ देगा, हिंसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में। उसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? सीयूकी। हिंसांग भारत कब आया? 629 में। कब तक रहा? 644 ईस्वी तक, ठीक है। आइए फिर हम यहाँ से बात करते हैं कि हिंसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। आपसे प्रश्न पूछेगा कि किस यात्री को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था? किसको कहा जाता है? हिंसांग को। अब आइए, अब हम बात करते हैं इति सिंह की। इति सिंह जो था 7वीं सदी में क्या हुआ था, भारत आया था। और इस दौरान इसने क्या किया था कि एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम क्या था, तो अभी हम इसका नाम जो है मिस कर रहे हैं, ठीक है। आइए, तो इति सिंह के जो यात्रा वृत्तांत है, इस यात्रा वृत्तांत से क्या होता है कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। और यह भी चीन का ही यात्री था। कहाँ का यात्री था? चीन का। आइए, अगला टॉपिक है मेरा अलबरूनी। तो जानिए अलबरूनी के बारे में। तो अलबरूनी जो है वो क्या था, मध्य एशिया का यात्री था। कहाँ का यात्री था? मध्य एशिया का यात्री था। और यह पश्चिम भारत का दौरा किया था। किसका दौरा किया था? पश्चिम भारत का दौरा। तो देखिए, अलबरूनी से एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ ये क्या हुआ था कि भारत आया था। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। कब भारत आया था? तो 1024 में। याद रखिएगा कि अलबरूनी भारत कब आया था? 1024 में। और 1030 ईस्वी तक यह क्या हुआ था, भारत रहा था। तो इन 6 वर्षों में इन्होंने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम क्या है, किताब उल हिंद, या इसी को कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो अध्ययन के स्रोत है उसके बारे में हमने क्या किया, जाना। तो एक बार और आइए मेरे साथ इस चीज को क्या कीजिए कि आप भी रिकॉल कीजिए। तो सबसे पहले जानिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के हमारे पास 3 स्रोत है, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत, एक विदेशी यात्रियों का विवरण। तो देखिए, साहित्यिक स्रोत में एक आएगा क्या, धार्मिक साहित्य, और एक जो आएंगे धर्मेतर साहित्य, या इसी को कहा जाता है लौकिक साहित्य। फिर आगे चलकर धार्मिक साहित्य जो उसको 4 वर्गों में बांटेंगे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है। और एक जो है क्या है, महाकाव्य है। तो देखिए, ब्राह्मण साहित्य में वेद आ गया, क्या वेदांग आ गया, उपनिषद आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ आ गया, अर्णक आ गया, पुराण आ गया, स्मृति आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे चीजें, ठीक है। तो देखिए, वेद इसकी संख्या कितनी है, 4 है। वेदांग इसकी संख्या कितनी है, 6 है। उपनिषद इसकी संख्या कितनी है, 108। पुराण है, इसकी संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक, पुराण, स्मृतियाँ इत्यादि, तो इस सबके बारे में जब हम अगला वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे तो उस वीडियो में इन सारे चीजों के बारे में, एक एक तथ्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, इसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो किसका है, पिटक है। और इस पिटक की जो भाषा थी वह पाली थी। क्या थी, पाली थी, ठीक है। तो पिटक के अंतर्गत 3 पिटक आते हैं, एक सूत पिटक, विनय पिटक, और एक जो आते हैं अभिधम पिटक। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से उठना चाहिए था कि पिटक का अर्थ क्या होता है। तो पिटक का अर्थ होता है टोकरी, अर्थात बौद्ध धर्म में ज्ञान की 3 टोकरी थी। वो टोकरी कौन कौन थी? तो आपको सूत पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। तो सूत पिटक और विनय पिटक, इन दोनों पिटकों की जो रचना हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। फिर है अभिधम पिटक, इसकी रचना जो हुई थी तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। किसके दौरान? तृतीय बौद्ध संगति के दौरान। आपको क्या हुआ था कि ये जो अभिधम पिटक है इसकी क्या हुई थी, रचना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज को भी हम जानेंगे। आइए, फिर इसके बाद है दीपवंश, महावंश। इससे हमें श्रीलंका के इतिहास के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। फिर है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं में गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन किया गया है।
मिलिंद पन्नो, इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मिलिंद पन्नो में क्या है कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्न और आपका बौद्ध धर्म के जो गुरु थे नागा अर्जुन, उनके द्वारा दिए गए क्या है उत्तरों का मतलब सॉरी, यानी कि मिनांडर और क्या कहते हैं नागा अर्जुन, इन दोनों के बीच जो वार्तालाप हुई है, इस वार्तालाप की चर्चा जो है किसमें है? मिलिंद पन्नो में। अर्थात मिलिंद पन्नो में हम कह सकते हैं कि नागा अर्जुन के द्वारा जो है दिए गए उत्तरों और आपको मिनांडर के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का क्या है? संग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं अंगुत्तर निकाय। इस अंगुत्तर निकाय में क्या है? तो आपको यानी कि 16 महानित पदों के बारे में चर्चा की। इसके अलावा बुद्ध चरित हो गया, ललित विस्तार हो गया, महापरिनिर्वाण सूत्र हो गया, महावस्तु हो गया। तो ये सब क्या है? बौद्ध साहित्य। जैन साहित्य, तो जैन साहित्य में आपको अंग हो गया, उपांग हो गया, परिकीर्ण हो गया, पर्व हो गया, क्या? तो इस प्रकार से क्या है? अंग, उपांग, परिकीर्ण और पर्व को मिलाकर आगम कहा जाता है और इस आगम की जो भाषा थी वो आपको प्राकृत थी। इसके अलावा भद्रबाहु चरित हो गया, आचारांग सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, हरिवंश पुराण हो गया, कल्प सूत्र हो गया, परिशिष्ट पर्व हो गया, आवश्यक सूत्र हो गया। तो ये क्या है? तो आपको जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। महाकाव्य, तो महाकाव्य में एक रामायण हो गया, क्या? महाभारत हो गया, ठीक है। तो महाभारत जो है आप जानते होगा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है। और इसके रचनाकार जो थे, इसके जो रचयिता थे वो महर्षि वेदव्यास थे। फिर है रामायण, इस रामायण के जो रचना करते वो महर्षि वाल्मीकि थे, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं धर्मेतर साहित्य में। तो धर्मेतर साहित्य में क्या है कि आपको इसको 3 वर्गों में बांटा गया, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी ग्रंथ। तो देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ में अर्थशास्त्र, राजतरंगी, रसमाला, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश इत्यादि आते हैं। तो अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के इतिहास की, ठीक है। राजतरंगी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आपको कश्मीर के इतिहास की। इसके अलावा रसमाला, प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश भी है। ये सब ऐसे पुस्तक है या ऐसे मतलब ग्रंथ है जिससे हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ में जब हम आते हैं तो उसमें मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, मालविका, अग्निमित्र, तो इस सब में भी हमें किसी न किसी क्या कहते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर है आपको जीवनी ग्रंथ। जीवनी ग्रंथ में जैसे बुद्ध चरित हो गया, हर्ष चरित हो गया, विक्रमांक देव चरित हो गया, पृथ्वीराज विषय हो गया, पृथ्वीराज राजो हो गया। तो इस सब जो है क्या है? तो आपको जीवनी ग्रंथ है जिसमें किसी न किसी राजा के या किसी न किसी क्या कहते हैं जो दार्शनिक है या किसी न किसी क्या कहते हैं कि जो धर्म गुरु है उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत में। तो पुरातात्विक स्रोत में जैसे अभिलेख हो गया, शिलालेख हो गया, भग्नावशेष हो गया, खंडर हो गया, बर्तन हो गया, सिक्के हो गए। तो इस सबसे भी हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पुरातत्व किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का। पुरातत्व का अर्थ होता है क्या है? तो प्राचीन सामग्री, ठीक है। यानी कि पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? प्राचीन सामग्री। पुरातत्व कहते हैं किसको? तो उत्खनन से हमें जो वस्तुएं प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे मेगास्थनीज हो गया, क्या? फाहियान हो गया, सनिंगन हो गया, हेनसांग हो गया, इतिसिंग हो गया, अल्बरुनी हो गया। ये सब ऐसे यात्री है जो आपको प्राचीन काल में क्या हुआ था कि भारत का दौरा किया था। तो आइए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मेगास्थनीज का। तो मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या हुआ था? 305 ईसा पूर्व में आया था और 298 ईसा पूर्व तक रहा था। तो मेगास्थनीज ने एक कृति की रचना की थी, यानी कि इसका एक जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है? तो इंडिका है। फिर है फाहियान, यह चीन का क्या था? बौद्ध यात्री था। क्या था? बौद्ध यात्री था। और इसकी जो कृति यहाँ है, इसका जो यात्रा वृत्तांत है, इससे भी हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है सनिंगन है, यह भी चीन का ही यात्री था। हेनसांग है, यह भी चीन का ही यात्री था। इतिसिंग है, यह भी चीन का ही यात्री था। तो इन चीनी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत है उससे भी हमें क्या होती है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हम बात करते हैं अलबरूनी। तो अलबरूनी जो है मध्य एशिया का यात्री था, ठीक है। और अलबरूनी 1024 में क्या हुआ था कि मोहम्मद गजनवी के साथ पश्चिम भारत का दौरा किया था और यह 1030 ईस्वी तक क्या हुआ था? भारत में रहा था। और इस दौरान इसने अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा जिसका नाम क्या है? तो आपको तहकीक ए हिंद या इसी को कहा जाता है आपको किताबुल हिंद। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के ये जो स्रोत है अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपको 12th में 7 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको आसानी से बन जाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 20 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तब। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कुछ भी आप देखें इसके बारे में जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे। जब तक के लिए आज का ये जो टॉपिक है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।